हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CIB IT विथ मी में। आज हम जो यूनिट सी है, सॉरी मॉड्यूल सी है, जिसका यूनिट 10 इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम है, उसका पार्ट 2 हम करेंगे। इसके पहले हम पार्ट 1 में काफ़ी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा पार्ट 2 है जो हम शुरू करने वाले हैं। इसका पहला टॉपिक है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिससे सब आप लोग परिचित ही हैं। RTGS बैंक में रोज ही किया जाता है। RTGS नेफ्ट ये डेली रूटीन में यूज़ होता है, लेकिन आज हम इसमें जानेंगे कि RTGS वर्क कैसे करता है, इसमें क्या क्या सिस्टम है, कैसे है, ये सब हम इसमें देखेंगे। इसके पहले हमने जो पार्ट 1 था उसमें हमने CTS क्या होता है, चेक क्लियरिंग सिस्टम्स, वो हमने पढ़ा था। वो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। हमने पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 पहले देखिए। उसके बाद उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम सेटलमेंट कैसे होता है ये सब देखा था। फिर MICR, OCR, CTS क्लियरिंग सिस्टम्स क्या होता है वो भी हमने इसमें पढ़ा हुआ था। ये चेक में MICR होता है, चेक नंबर्स कैसे होते हैं, ये सब हमने यहाँ देखा था। और उसके बाद इसमें इनकोडर क्या होता है, चेक रीडर कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। चेक CTS कैसे है, जो CTS आया था 2010 का, वो सब हमने इसमें देखा था। फिर उसके बाद हमने और क्या देखा था, क्रेडिट क्लियरिंग सिस्टम्स देखा था जो भी आगे है। पॉजिटिव पे सिस्टम्स आया था चेक्स के लिए, कई बैंकों में इम्प्लीमेंटेड है। वो हमने देखा था कि 50,000 के ऊपर का पेमेंट्स है, कई बैंकों ने 5 लाख तक का पेमेंट्स के ऊपर CTS कार्ड पेमेंट के लिए PPP का यूज़ करते हैं, वो हमने देखा था। फिर हमने डेबिट क्लियरिंग सिस्टम देखा था, डेबिट का कैसे क्लियरिंग सिस्टम्स होता है। और फिर क्रेडिट क्लियरिंग सिस्टम्स भी हमने देखा था। फिर अगला टॉपिक हमारा है पार्ट 1, ये यहाँ ख़त्म हो गया था। अब हम पार्ट 2 में देखेंगे RTGS कैसे वर्क करता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जिसका फुल फॉर्म होता है, और इसका फंक्शनिंग कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। RTGS systems can offer a powerful mechanism for limiting settlements and systematic risk। जो systematic risk होता है बैंकों में, उसको कम करने के लिए systematic risk ये जो होता है, इसको कम करने के लिए RTGS इसको रिड्यूस करता है, जिसमें सेटलमेंट्स होता है, लिमिटिंग सेटलमेंट्स जैसे लिमिटेड होता है, उस हिसाब से एक करके सिस्टमैटिक रिस्क से बैंकों को बचाता है। अब यहाँ क्वेश्चन उठेगा सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, तो चलिए समझ लेते हैं सिस्टमैटिक रिस्क होता क्या है। जैसे एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है सिस्टमैटिक रिस्क। तो जैसे कोई बैंक है, इसमें देखते हैं। बैंक, सपोज करिए ये एक बैंक है, बैंक A। इसने पैसे दिए हुए हैं, पैसे दे दिए सपोज करिए बैंक B को। बैंक एक दूसरे को पैसे देते रहते हैं, तो ऐसे ही इसने बैंक B को पैसे दिए हैं। सपोज करिए 5,000 करोड़, 5 के 5,000 करोड़ इसने किसको दिया है, B को। फिर B ने दिया हुआ है एक बैंक C को, एक बैंक C को दे दिया। यहाँ बैंक C के पास पैसे आ गए हैं बैंक B से। इसने कितना दिया है, 6,000 करोड़। सपोज करिए इसने 6,000 करोड़ दिया है C को, ठीक। उसके बाद बैंक C ने को देने हैं बैंक A का, कितना देना है, 4,000 करोड़ या 3,000 करोड़, कुछ भी मान लीजिए। सपोज करिए 6, इसको भी 6,000 करोड़ से। ये सारे एक दूसरे को पैसे दिए होंगे, इसने इसको दिया है, इसने इसको दिया, इसको दिया। अब ये सोच रहा है कि ये B हमें लौटा है तो A के पास आ जाए, और B सोच रहा है C हमें लौटा है। जब C B को देगा तब B A को देगा, और C
कैसे देगा जब ए देगा? तो इस तरह से किसी के पास पैसा नहीं है और कोई एक दूसरे को फंड लौटा नहीं पा रहा है, तो ये इस तरह जो रिस्क अराइजेस होगा वो कहलाएगा सिस्टमैटिक रिस्क। एक डेडलॉक की कंडीशन बन जाएगी, पैसा उसका कोई नहीं दे पाएगा, उसका कोई, जैसे एक किसी ने, जब तक उसका पैसा नहीं मिलेगा सी का, ऐसे बी को नहीं दे पाएगा, उसी हिसाब से ए को नहीं दे पाएगा, तो वो पैसा इस तरह किसी को नहीं मिलेगा, तो वो उसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। इन द इंटरबैंक मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में सेटलमेंट प्रोसेस, बिकॉज दे कैन इफेक्ट फाइनल सेटलमेंट ऑफ इंडिविजुअल फंड ट्रांसफर ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग डे। तो ये रिस्क कब होता है? जब पैसे देने के बाद उसमें टाइम होता है, लेकिन जो हमारा आरटीजीएस होता है उसमें फाइनल सेटलमेंट जो है रियल टाइम होता है। एक पैसा दिया तुरंत उसके पास पहुंच गया, तो वो वेट कंटिन्यूअस बेसिस पे होता रहता है। तो इस तरह ये सिस्टमैटिक रिस्क खत्म हो जाता है, किसी को होल्ड नहीं करना है। जैसे ए को सी को पैसे देने हैं, बी में मीडिएटर है, तो ऐसा नहीं है कि ए ने पैसे दिए बी के पास रुक गए, जैसे यहां से पैसे गए वैसे यहां सी के पास गए, तो इस तरह ये रुकता नहीं है पैसा। तो सिस्टमैटिक रिस्क का रिस्क यहाँ खत्म हो जाता है। In addition, RTGS can contribute to the reductions of settlement risk in securities and foreign exchange transactions by providing a basis of delivery versus payment or payment versus payment mechanism। मतलब डिलीवरी जब होगी, जो उसकी डिलीवरी होगी, जब डिलीवरी होगी उस हिसाब से पेमेंट होगा। डिलीवरी वर्सेस पेमेंट, डिलीवरी की ही अगेंस्ट में पेमेंट होता है, अगर डिलीवरी हो रही है तभी पेमेंट होगा, या पेमेंट करेंगे या हमने पेमेंट किया उसने पेमेंट किया, तो पेमेंट वर्सेस पेमेंट हो गया, डिलीवरी वर्सेस पेमेंट हो गया। ये आरटीजीएस सिस्टम्स को हम इस नाम से भी बोल सकते हैं कि डिलीवरी वर्सेस पेमेंट है या पेमेंट वर्सेस पेमेंट है, तो ये आरटीजीएस का एक टाइप है। सॉरी। An understanding of RTGS is thus essential when considering risk management in payment and settlement systems। जब भी हम settlements और payments के बारे में बात करेंगे तो हम RTGS systems के बारे में हमें जानना होगा कि वो कैसे काम करता है। तो इसे देखते हैं कि settlement characteristics and types of interbank fund transfer क्या होता है। interbank fund transfer का मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में, सेम बैंक्स में नहीं, बैंक ए से अगर हम बैंक बी में ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसका मतलब हम इंटरबैंक फंड ट्रांसफर हो रहा है। इंटरबैंक फंड ट्रांसफर सिस्टम्स कैन बी क्लासिफाइड एज नेट सेटलमेंट सिस्टम एंड ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम्स। अब नेट सेटलमेंट और ग्रॉस सेटलमेंट्स क्या होता है ये भी देख लेते हैं हल्का सा। नेट सेटलमेंट्स का मतलब जैसे ए है, पी है और एक बंदा सी है। ए ने सी को दिया सपोज करिए 2 रुपए, ए ने सी को दिया है 2 रुपए, एक को सी को देना है 2 रुपए, और एक को दूसरा पेमेंट करना है 3 रुपए का। इसी तरह सी को क्या देना है, ए को 5 रुपए और ए को क्या देना है 6 रुपए समझ करिए, और इसको देना है एक दूसरा बैलेंस है 2 रुपए। तो अब इसमें नेट सेटलमेंट में क्या होगा, ए का सी में 3 2 5 6 11, मतलब ए को ए पैसा देगा सी को 11 रुपए और सी ए को कितना देगा 7 रुपए। समझ में आया? तो इसमें नेट क्या होगा, नेट क्या होगा 11 रुपए और 7 रुपए का डिफरेंस, तो कितना आएगा 11 और 7 का डिफरेंस 4 रुपए। किसका ज़्यादा था, ए का ज़्यादा था, तो ए जो है ये सारे ट्रांजेक्शन्स ना होके ए केवल 4 रुपए का ट्रांसफर इसमें कर देगा सी में, तो इसको बोलते हैं नेट सेटलमेंट। और अगर ग्रॉस सेटलमेंट्स देखना है तो वो कैसे होगा, वो कैसे करेगा, ए ने ए को बी को देना है 2 रुपए, वो तुरंत बी को 2 भेज देगा, उन्हें नेट का वेट ही नहीं करेगा। बी को देना है ए को 3 रुपए, वो 3 रुपए भेज देगा, ठीक। फिर ए को अगला ट्रांजेक्शन करना है 5 रुपए का, वो बी को 5 भेज देगा। फिर रियल टाइम हो रहा है,
फिर बी ए को भेज रहा है 6 रुपये। लास्ट में जब ये सारा हो जाएगा, फिर शाम को एंड ऑफ डे इसका सेटलमेंट ग्रॉस होगा, बिल्कुल नेट की तरह, सब इसका जोड़ के इसका जोड़ के। अब जिसका ज़्यादा होगा जिसका कम होगा वो उसको पे कर देगा, ये हो जाएगा उसका ग्रॉस सेटलमेंट। या इसके लिए बीच में सेंट्रल बैंक का भी कॉन्सेप्ट आता है, वो भी हम देखेंगे कैसे होगा। In a net settlement system, the settlement of fund transfers occur on a net basis according to the rules and procedure of systems. तो net basis पे होता है। A participating bank net position is calculated on either a bilateral or multilateral basis. बाइलेटरल होता है आपस में एक दूसरे में, या कोई तीसरा होगा तो मल्टीलेटरल हो जाएगा, एक से दो से ज़्यादा पार्टीज होंगी तो। एज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द ट्रांसफर इट हैज़ रिसीव्ड up to a particular point in time minus the sum of the value of all the transfer it has sent। वो ये बताया ना, जितना, जैसे समझिए कि एक टाइम है, इस टाइम में 2 घंटे का, सपोज करिए 1 घंटे का टाइम, 1 घंटे के टाइम में डिवाइड कर दिया जाता है टाइम के हिसाब से। 1 घंटे में इसके पास कितना क्रेडिट हुआ और कितना डेबिट हुआ, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हो जाएगा उसका नेट सेटलमेंट। The net position at the settlement time, which can be net credit or debit position, is called the net settlement position। जो जितने समय के अंदर वो नेट क्रेडिट होगा या डेबिट होगा वही उसका कहा जाएगा नेट सेटलमेंट पोजीशन। फिर देखते हैं इन ए ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम्स ऑन द अदर हैंड द सेटलमेंट, ग्रॉस सेटलमेंट में क्या होगा, द सेटलमेंट ऑफ फंड अकर्स ऑन ए ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन बेसिस। एक ट्रांजेक्शन्स के ही बेसिस पे होगा। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि ए जो है बी को भेज देगा 2 रुपये, वो हो गया। अगर बी को भेजना है तो 3 रुपये। तो क्या करेंगे, इसमें ग्रॉस का हो जाएगा, तो वो इसमें ग्रॉस के हिसाब से हो जाएगा। ट्रांजेक्शन्स बाय ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से वो सेटलमेंट करता रहेगा, हर इस ट्रांजेक्शन्स का वो करेगा, सेटलमेंट्स इंडिविजुअली करेगा। दैट इज विदाउट नेटिंग डेबिट अगेंस्ट क्रेडिट। अब फिर डिफर्ड एंड कंटिन्यूस सेटलमेंट क्या होगा, डिफर्ड में क्या होगा, एक टाइम के बाद। इंटरबैंक फंड ट्रांसफर सिस्टम कैन आल्सो बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग्स, टाइमिंग के हिसाब से होगा, एंड फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी के हिसाब से। जैसे आपने देखा होगा नेफ्ट में क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होती है कि आधे आधे घंटे का बैच चलता है, तो टाइमिंग और फ्रिक्वेंसी हो गई, कितनी बार चलेगा वो फ्रिक्वेंसी होगी ऑफ सेटलमेंट्स। सिस्टम्स कैन इन प्रिंसिपल बी ग्रुपेड इनटू 2 टाइप्स, 2 टाइप्स में होगा। पहला डिजिग्नेटेड टाइम, जो टाइमिंग दे दिया जाएगा, जिसे डिफर्ड टाइम भी बोलेंगे, जैसे आधे आधे घंटे बाद, एक एक घंटे बाद सेटलमेंट सिस्टम। एंड रियल टाइम, रियल टाइम का मतलब तुरंत का तुरंत, और कंटिन्यूस सेटलमेंट। रियल टाइम को कंटिन्यूस कहेंगे क्योंकि तुरंत का तुरंत हो रहा है, डिफर्ड का मतलब बाद में हो रहा है तो डिजिग्नेटेड टाइम सेटलमेंट सिस्टम बोलेंगे। डिपेंडिंग ऑन वेदर दे सेटल्स एट प्री स्पेसिफाइड पॉइंट्स इन टाइम और ए कंटिन्यूस बेसिस। अगर पहले से टाइम बता के, जैसे हर आधे घंटे में होगा या 1 घंटे में होगा, तो प्री डिफाइंड टाइम्स हो गया, तो उसको डिफर्ड पेमेंट सिस्टम कहेंगे। और कंटिन्यूस या टाइम बेसिस पे हो रहा है तो उसको रियल टाइम कहेंगे। दीज 2 टाइप्स आर मोर नैरोली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द टाइमिंग ऑफ फाइनल सेटलमेंट्स। दोनों को हम फाइनल सेटलमेंट टाइम के हिसाब से देख सकते हैं। कैसे, वन टाइप ऑफ सिस्टम इज दस ए डिजिग्नेटेड टाइम, जिसमें एक सिस्टम जिसमें टाइम दिया गया है, और डिफर्ड सेटलमेंट सिस्टम है इन विच फाइनल सेटलमेंट्स अकर एट 1 और मोर डिस्क्रीट प्री स्पेसिफाइड सेटलमेंट टाइम्स ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग डे। हर डे में हम इसको टाइम स्लॉट में बांट के उसका सेटलमेंट कराएंगे, जिसका शॉर्ट में फिर बोलते हैं DTNS, डिफर्ड टाइम नेट सेटलमेंट सिस्टम्स। पेमेंट ऑर्डर्स विच पार्टिसिपेट सबमिट ओवर द कोर्स ऑफ ए डे आर एक्यूमुलेटेड इन द सिस्टम्स। उनको एक, चूंकि n है तो n का मतलब नेट होगा, तो एक्यूमुलेट करता रहता है, जितना भी जोड़ता रहता है घटता रहता है, उस हिसाब से नेट सेटलमेंट होता है। कितना, उसके टाइमिंग के हिसाब से। एट द एंड ऑफ द डे, डे के एंड में द नेटिंग टेक्स प्लेस एंड द नेट पोजीशंस ऑफ ईच पार्टिसिपेंट इज कैलकुलेटेड। जो
शाम के अंत में जितना भी उसका कितना क्रेडिट हुआ, कितना पेमेंट, कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, उसका नेट करके जिस पार्टी का जितना बकाया होगा उस बैंक से उतना शाम को ले लिया जाता है। द नेट पोजीशंस आर इन्फॉर्म टू ईच पार्टिसिपेंट एंड देन द सेटलमेंट ऑफ द नेट पोजीशन आर एग्जीक्यूटेड। फिर उसको हर पार्टी को बता दिया जाता है कि उसका नेट पोजीशंस क्या है, डेबिट है, माइनस में है या प्लस में है। और द नेट पोजीशंस आर एग्जीक्यूटेड टिपिकली वंस एट द एंड ऑफ द डे। ऐसा दिन में एक बार किया, एंड ऑफ द डे किया जाता है। To more precise, the net debitors are required to pay in the net debit amount to the system account। जितने जो डेबिटर्स होंगे तो वो उतना ही अमाउंट डेबिट उसके सिस्टम्स में हमको उतना डालेंगे। एंड अपॉन रिसिप्ट ऑफ ऑल दीज फंड्स द सिस्टम मेक्स पे आउट। अगर वो क्रेडिट में है तो पे आउट करेगा द नेट क्रेडिट अमाउंट टू द नेट क्रेडिटर्स। जो क्रेडिटर्स होंगे उनके पास करेंगे, जिसका वो बकायेदार होगा उसको वो पैसा देगा। ये इसमें किया जाता है डिजिग्नेटेड टाइम सेटलमेंट में। डिजिग्नेटेड टाइम सेटलमेंट सिस्टम इन विच फाइनल सेटलमेंट टेक्स प्लेस ओनली वंस एट द एंड ऑफ द प्रोसेसिंग डे, जो शाम को ही होता है, आर कॉल्ड एंड ऑफ डे सेटलमेंट। इसको हम एंड ऑफ डे सेटलमेंट सिस्टम भी कहते हैं। Currently, net settlement system for large value transfer are typically end of day net settlement system that settle the net settlement positions by means of transfer of central bank money from net debitors to net creditors। तो ये ऐसा कैसे होता है कि जो सेंट्रल बैंक्स होता है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, उसके थ्रू से होता है कि कितना नेट सेटलमेंट पोजीशंस उसका क्या है, डेबिटर है या क्रेडिटर है, उसके हिसाब से जितना नेटेड अमाउंट होगा वो ट्रांसफर किया जाएगा या रिसीव किया जाएगा। इन सम कंट्रीज, कई सारी कंट्रीज में देयर आर सिस्टम्स इन विच द फाइनल सेटलमेंट ऑफ ट्रांसफर्स अकर्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेसिंग डे विदाउट नेटिंग द क्रेडिट एंड डेबिट पोजीशंस ऑन ए ट्रांजेक्शन बाई ट्रांजेक्शन बेसिस। कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर नेटिंग के हिसाब से नहीं होता है, वहाँ डे के एंड में ट्रांजेक्शन बाई ट्रांजेक्शन किया जाता है बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट क्रेडिट एंड एग्रीगेट डेबिट पोजीशंस ऑफ ईच बैंक्स। कितना उनका डेबिट या क्रेडिट पोजीशंस है उसके हिसाब से किया जाता है। वन बाई वन ट्रांजेक्शन सब सारी बैंकों का, जैसे सेंट्रल बैंक है, यहाँ आरबीआई हो गया जैसे, तो आरबीआई में सारी बैंक अपना अपना क्या रखती हैं, अकाउंट होगा। ए का भी है, ए बैंक का भी है, यहाँ बी बैंक का भी है, तो इन सब का अपना अपना अकाउंट्स है ए में। तो वो क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शंस सेटलमेंट, ट्रांजेक्शंस बाय ट्रांजेक्शंस बेसिस क्या करते हैं, एग्रीगेट क्रेडिट और डेबिट पोजीशन जैसे हिसाब से होगी उसी हिसाब से उसमें क्रेडिट या डेबिट कर देते हैं। ये कई सारे कंट्रीज में इस तरह से होता है। सच सिस्टम्स आर ऑफन कॉल्ड एंड ऑफ डे। इस तरह के सिस्टम्स को क्या कहते हैं, एंड ऑफ डे ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसमें ग्रॉस हो रहा है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में, ए रियल टाइम और कंटिन्यूस सेटलमेंट सिस्टम इज डिफाइंड एज ए सिस्टम दैट कैन इफेक्ट फाइनल सेटलमेंट ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस। वो फाइनल सेटलमेंट करता रहता है कंटिन्यूस बेसिस पे ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग डे। पूरे दिन भर ऐसा काम चलता रहता है। आरटीजीएस सिस्टम्स एज डिफाइंड बिलो फॉल इनटू दिस कैटेगरी। आरटीजीएस इसी कैटेगरी में आता है, जैसे टेबल में दिया गया है। जैसे देखिए, डिजिग्नेटेड टाइम डिफर्ड, इसमें टाइम के हिसाब से होगा और ये कंटिन्यूस बेसिस पे होगा। तो इसमें ग्रॉस वाले में क्या होगा, डिजिग्नेटेड टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होगा। उस टाइम के अंदर जो ग्रॉस सेटलमेंट होगा पर्टिकुलर टाइम से, जैसे 1 घंटे का टाइम दिया है तो 1 घंटे के अंदर ग्रॉस सेटलमेंट होगा, जितना भी क्रेडिट डेबिट होगा उस हिसाब से। और नेट वाले में क्या होगा, पूरे 1 घंटे के अंदर कितना क्रेडिट हुआ कितना डेबिट हुआ उसका नेट पेमेंट किया जाएगा। और कंटिन्यूस वाले में क्या होगा, ये आरटीजीएस है, जैसे ये रियल टाइम 1 बाय 1 ट्रांजेक्शंस इसमें होते रहेंगे। ये इसका मेन डिफरेंस है, कैसे ये काम करता है। By definition, netting involves the accumulations of a number of transactions so that credit can be netted against debits, and this incompatible with genuinely continuous settlement। इसका मतलब यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल इसलिए है क्योंकि नेटिंग इन्वॉल्व होती है एक्यूमुलेशंस पे ऑफ ए नंबर्स। एक्यूमुलेटेड जितना भी नंबर्स आता रहेगा उसको एक्यूमुलेट करता रहेगा, जोड़ता घटाता रहेगा ऑफ ए नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन सो दैट क्रेडिट कैन बी नेटेड,
जितना बढ़ रहा है वो उसका नेटेड होता रहेगा। जैसे कोई एंट्री, कोई पेमेंट के लिए आया, कोई पेमेंट के लिए गया, तो वो तुरंत उसको क्या करेगा, नेटेड करता रहेगा। इससे इसलिए यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल आता है, क्योंकि यहाँ पर रियल टाइम में सारा पेमेंट्स होता रहता है कंटिन्यूस बेसिस पे। It is worth stressing here that the distinctions between different systems such as RTGS and designated time net settlement systems concern the form of settlements। यहाँ डिफरेंट क्या है कि वो किस फॉर्म में सेटलमेंट हो रहा है, रियल टाइम पे हो रहा है, ग्रॉस में हो रहा है या नेट में हो रहा है, नॉट द फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन। इस पे डिपेंड नहीं करता है कि ट्रांसमिशन किस हिसाब से हो रहा है या प्रोसेसिंग किस हिसाब से हो रहा है, उसका कंसर्न क्या है कि सेटलमेंट किस हिसाब से हो रहा है। जैसे आरटीजीएस सिस्टम्स में क्या होता है, नेट सेटलमेंट सिस्टम ट्रांसमिट एंड प्रोसेस पेमेंट मैसेज इन रियल टाइम। जो हमारा सेटलमेंट होगा वो रियल टाइम पे होगा और मैसेज भी रियल टाइम पे ही उसको मिलेगा ऑन ए ट्रांजेक्शंस बाय ट्रांजेक्शंस बेसिस। इंडिविजुअल जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसी के अनुसार ही ये ऐसा काम होता रहता है। बट दिस सेटल्स बाय डेफिनेशन ऑन ए नेट बेसिस एट डिस्क्रीट इंटरवल। और डिस्क्रीट इंटरवल में जो होता है उसमें इंटरवल के हिसाब से नेट बेसिस पे होता है। फिर एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज ऑफन यूज्ड इन कनेक्शंस विद द टाइमिंग ऑफ फाइनलिटी इज इंट्राडे फाइनलिटी। मतलब पूरे दिन में जितना फाइनल हुआ उस हिसाब से ट्रांसफर्स कैपेबिलिटी के हिसाब से इसका इंपॉर्टेंस होता है। दिस कॉन्सेप्ट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू इनिशिएट एंड टू रिसीव टाइमली कंफर्मेशन ऑफ ट्रांसफर्स बिटवीन अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल बैंक्स। इसमें क्या होता है, हमें कंफर्मेशन से सेंट्रल बैंक्स के थ्रू से रियल टाइम पे मिलता है, दैट बिकम्स फाइनल। वो फाइनल होता है विद इन ए ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम्स। वो एक ही समय के अंदर जितना उसका टाइम्स होता है उस हिसाब से आता रहता है। कंटिन्यूअस इंट्राडे फाइनलिटी इज रेफर टू एज अ रियल टाइम फाइनलिटी और इमीडिएट फाइनलिटी। जो हमारा आरटीजीएस सिस्टम्स होता है, क्योंकि वो पूरे दिन चलता रहता है, तो उसमें जितना भी ट्रांजेक्शन्स होता है वो फाइनल होता है और वो रियल टाइम होता है या इमीडिएट फाइनलिटी होता है, उसको ऐसा भी हम बोलते हैं, क्योंकि पेमेंट रुकता नहीं है, तुरंत का तुरंत क्रेडिट होता रहता है। फिर सेंट्रल बैंक सिस्टम्स एंड प्राइवेट सेक्टर सिस्टम्स। ये क्या होता है, दो तरीके के सिस्टम्स होते हैं, सेंट्रल बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर सिस्टम्स। ये दोनों नाम से ही पता चलते हैं कि एक में सेंट्रल बैंक का होगा, एक में प्राइवेट का होगा। देखते हैं। Interbank fund transfer systems are sometimes classified according to the whether they are central bank systems or private systems। जो हमारा एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर होता है वो उनको भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है कि अगर वो सेंट्रल बैंक के सिस्टम्स के द्वारा हो रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर के सिस्टम्स के द्वारा हो रहे हैं। हमारे इंडिया में कैसे होता है, सेंट्रल बैंक के थ्रू ही होता है। द डिस्टिंक्शंस टाइपिकली डिपेंड्स ऑन हु ओन्स एंड ऑपरेट्स द सिस्टम्स। इनमें फर्क किस हिसाब से है कि कौन ऑपरेट कर रहा है सिस्टम्स को, रेदर देन ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द सेटलमेंट एजेंट। आइडेंटिटी से इसका नहीं मतलब है कि सेटलमेंट एजेंट हमारा कौन है उसमें बीच में, बस हमारा डिफरेंट किस पे कर रहा है कि उसको ऑन कौन कर रहा है, मतलब वो किसके द्वारा किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा या प्राइवेट के द्वारा। At present, it is possible to identify two typical types of large value fund transfer systems। पहला क्या है, सेंट्रल बैंक सिस्टम्स owned and operated by the central bank। ये तो पहला क्या होगा, सेंट्रल बैंक्स होगा जिसको कौन ऑन करता है, कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक और इट्स एफिलेटेड एंटिटीज, या इसके द्वारा से जो मान्यता प्राप्त एंटिटीज होंगी या तो वो करेंगी। इन विच द सेंट्रल बैंक आल्सो प्रोवाइड सेटलमेंट, जिसमें सेंट्रल बैंक्स भी एक सेटलमेंट उसका प्रोवाइड करता है। देखते हैं आगे। सॉरी, वन मिनट।
दूसरा क्या है, प्राइवेट सेक्टर सिस्टम्स। प्राइवेट सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय ए प्राइवेट सेक्टर। जब ऐसी कोई एंटिटी होगी जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा गवर्न की जा रही होगी, रेगुलेट की जा रही होगी, तो वो प्राइवेट सेक्टर सिस्टम में आएगा। जैसे बैंकिंग एसोसिएशन और क्लियरिंग हाउस। जो बैंकिंग एसोसिएशन है या क्लियरिंग हाउस है जो आपस में डील करके कर रही है, वो इसमें आएगी। वेयर द मेन ऑपरेशनल रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू एक्ट एज सेटलमेंट एजेंट। इसमें क्या सेंट्रल बैंक केवल एक सेटलमेंट एजेंट की तरह काम करता है। इन द G10 कंट्रीज, फॉर एग्जांपल G10 एक 10 कंट्रीज का ग्रुप है। फॉर एग्जांपल RTGS, इनके नाम से आप गूगल में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल RTGS सिस्टम्स ऑफन बिलोंग टू द फॉर्मर कैटेगरी। जो हमारा RTGS है वो किस कैटेगरी से आता है, फॉर्मर कैटेगरी, मतलब कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम्स के थ्रू आ गया। एंड मेनी DNS सिस्टम्स, डिफर्ड नेट सेटलमेंट सिस्टम्स बिलोंग टू द लेटर। और बहुत सारे ऐसे DNS सिस्टम्स हैं जो कि हमारे प्राइवेट सेक्टर वाले में आते हैं। Nonetheless, a number of DNS systems are owned and operated by the central गवर्नमेंट। इसी तरह कई सारे ऐसे DNS सिस्टम्स हैं जो कि सेंट्रल बैंक भी उनको गवर्न कर रहा है। वाइल इन सम केसेस, लेकिन कुछ केसेस में RTGS सिस्टम्स जो है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर ग्रुप के द्वारा भी चलाया जा रहा है। There are several DNS and RTGS system in which ownership and operations are shared between the private sectors and central bank। और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें DNS और RTGS दोनों प्राइवेट और सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम्स के कोऑर्डिनेशन से भी चल रहा है। फिर देखते हैं RTGS का हमारा अगला टॉपिक है, RTGS के प्रिंसिपल और डिज़ाइन कैसे हैं। देखते हैं डिफिनीशंस क्या है। एन RTGS सिस्टम इज डिफाइंड एज अ ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम इन विच बोथ प्रोसेसिंग एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस कैन टेक प्लेस कंटिन्यूसली। मतलब प्रोसेसिंग का मतलब ये हो गया उसके अकाउंट, एक के अकाउंट से डेबिट होना है, एक के अकाउंट से क्रेडिट होना है, ये प्रोसेसिंग हो गया। और फाइनल सेटलमेंट, और सेटलमेंट तुरंत हो रहा है, मतलब यहाँ से ऐसा नहीं है कि यहाँ से डेबिट हो गया और यहाँ क्रेडिट ना हुआ। यहाँ क्रेडिट भी साथ, डेबिट भी साथ साथ होगा और यहाँ क्रेडिट भी साथ साथ होगा कंटिन्यूसली, दैट इज इन रियल टाइम्स। RTGS सिस्टम्स आर टिपिकली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली ही होता है। यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, कैसे होता है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू होता है। विच ट्रांसमिट एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन रियल टाइम्स। जो हमारे इंफॉर्मेशन है डेबिट और क्रेडिट का रियल टाइम ट्रांसफर होती है एज इट इज ए ग्रॉस सेटलमेंट। ये ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम्स है। ट्रांसफर आर सेटल्ड इंडिविजुअली, जिसमें ट्रांसफर जो है इंडिविजुअली सेटल होता है। दैट इज विदाउट नेटिंग डेबिट्स अगेंस्ट क्रेडिट। इसमें डेबिट और क्रेडिट का नेटिंग नहीं होता है, ये डायरेक्टली ट्रांसफर होता है। एज it is a real time settlement system, the system effect final settlement continuously। ये क्योंकि रियल टाइम होता है, जो फाइनल जो सिस्टम्स होगा उसको ये तुरंत इफेक्ट करता रहता है। कि जैसे सपोज करिए कि आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, तो ऐसे ही बैंक का भी एक अकाउंट होगा जिसमें से ये सेटलमेंट होता रहता है। तो सपोज करिए उसमें 100 रुपये हैं, आपने किसी को इसमें से 10 रुपये दिए, तो यहाँ कितना बचा, 90 बचा। तब तक किसी आपके पास जैसे जा रहा है वैसे इसमें आएगा भी, तो ये आ रहा है और ये जा रहा है। ऐसे मान लीजिए किसी ने इसमें 20 जमा कर दिया, तो ये भी रियल टाइम हो गया। तुरंत आपका यहाँ पे 20 ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 110, ठीक। अब तुरंत फिर आपका यहाँ से पेमेंट गया, किसी को आपने 50 दिया, तो ये रियल टाइम हो रहा है। तो वही कह रहा है कि सेटलमेंट प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द रियल टाइम ट्रांसफर ऑफ सेंट्रल बैंक मनी। तो ये तुरंत हो रहा है। 50 आपने किसी को दे दिया, तुरंत यहाँ 60 बचेगा। इस तरह से ये रियल टाइम होता रहेगा, घटता बढ़ता रहेगा। तो जो हमारा बैलेंस है वो भी इसी हिसाब से मॉडिफिकेशंस होता रहेगा। तो सेटलमेंट और हमारा ट्रांसफर कंटिन्यूअसली होता रहेगा।
टाइम्स प्रोवाइडेड दैट इज सेंडिंग हैज सफिशिएंट कवरिंग बैलेंस और क्रेडिट, अगर बैलेंस क्रेडिट है सफिशिएंट तो तुरंत होता रहेगा। मोर एवर दिस सेटलमेंट प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द रियल टाइम ट्रांसफर ऑफ सेंट्रल बैंक मनी, क्योंकि सेंट्रल बैंक के थ्रू होता है तो वो तुरंत वहाँ हमारा अकाउंट होता है वहीं से होता रहता है। एंड आरटीजीएस सिस्टम्स कैन दस बी कैटेगराइज एज ए फंड ट्रांसफर सिस्टम दैट इज एबल टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस इंटरडे पेनल्टी फॉर इंडिविजुअल ट्रांसफर। जो हमारा इंडिविजुअल ट्रांसफर होता है वो पूरे दिन चलता रहता है और उसमें पेनल्टी प्रोवाइड करता रहता है कंटिन्यूस बेसिस से। फिर मैसेज फ्लो स्ट्रक्चर्स क्या होता है ये देखते हैं। इसी आरटीजीएस में इसका यूज होता है टू इनिशिएट फंड ट्रांसफर। जब भी हम फंड ट्रांसफर के लिए प्रोसेस इनिशिएट करेंगे, द सेंडिंग बैंक डिस्पैच ए पेमेंट मैसेज। जो सेंडिंग बैंक होगा, सपोज ए है और बी है, तो ए जो है एक मैसेज डिस्पैच करेगा बी को, सब्सिक्वेंटली राउटेड टू द सेंट्रल बैंक। बीच में ये सेंट्रल बैंक होगा और सेंट्रल बैंक के थ्रू से ये मैसेज यहाँ से होते हुए इसको राउट होगा। अरेंजमेंट फॉर राउटिंग पेमेंट्स मैसेज इन द मेजॉरिटी ऑफ आरटीजीएस सिस्टम्स आर विल बी बेस्ड ऑन सो कॉल्ड वी शेप मैसेज। अब ये पहले अभी हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं वी शेप कैसे होता है। और एल, इसके कई सारे शेप हैं, वी शेप है, एल शेप है, टी शेप है, तो देखते हैं वन बाय वन। Arrangement for routing payments messages in the majority of RTGS systems are will be based on so-called V-shaped message flow structures। जो हमारा इसका स्ट्रक्चर्स है आरटीजीएस का, वो कई जगह पे वी शेप का यूज होता है। ये कैसे होता है देखते हैं। इन दिस स्ट्रक्चर द फुल मैसेज विद ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेमेंट इंक्लूडिंग फॉर एग्जांपल द डिटेल्स ऑफ द बेनिफिशियरी इज इनिशियली पास टू द सेंट्रल बैंक। जो हमारा ए से जाएगा, एक बैंक है ए से बी पे जाएगा और फिर बी तब किसी जगह आ जाएगा एंड इज सेंड टू द रिसीविंग बैंक। तब फिर सेंट्रल बैंक से वो कहाँ जाएगा, रिसीविंग बैंक में जाएगा। ओनली आफ्टर द ट्रांसफर हैज बीन सेटल्ड बाय द सेंट्रल बैंक। ऐसा कब होगा, जब सेंट्रल बैंक से सेटल हो जाएगा। डिफरेंट मैसेज फ्लो स्ट्रक्चर्स आर शोन इन फिगर 10.3। देखते हैं, अभी हम फिगर पे चलते हैं पहले डायरेक्ट। ये रहा, ये हमारा वी शेप है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, देखिए ये सेंडिंग बैंक है, ये हमारा, और ये रिसीविंग बैंक। तो हमारा इसने क्या किया, एक मैसेज फुल पेमेंट का मैसेज जाएगा किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास। हमारे केस में क्या है, आरबीआई के पास एक मैसेज जाएगा कि 10,000 का, सपोज आरटीजीएस है तो 2 लाख के ऊपर होगा, तो आरबीआई के पास सपोज करिए 5 लाख का पेमेंट है, 5 लाख का, इसके पास मैसेज जाएगा। अब आपके अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं है ये चेक करेगा सॉरी। उसके बाद रिसीविंग बैंक के पास एक मैसेज जाएगा और इसके पास बैलेंस है तो ये फुल पेमेंट कर देगा। ये स्ट्रक्चर्स कैसे बन रहा है, वी की फॉर्म में बन रहा है ना ये, इसलिए इसको वी शेप कहा गया है। इसी तरह एक वाई शेप है, इसको भी अभी इसी में समझ लेते हैं, फिर हम थ्योरी को पढ़ते हैं। सेंडिंग बैंक्स क्या करेगा, मैसेज भेजेगा एक, बस इसमें क्या है, सेटलमेंट बैंक के जो हमारा था सेंट्रल बैंक, उसके बीच में एक सेंट्रल प्रोसेसर बैंक ने सेट कर दिया। अब यहाँ से सेंडिंग बैंक्स के पास फुल पेमेंट का मैसेज जाएगा सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक यहाँ से फॉरवर्ड करेगा सेटलमेंट रिक्वेस्ट। आपके पास यहाँ बैलेंस चेक होगा, सब कुछ चेक होगा, सेंट्रल बैंक में सब कुछ है। कंफर्मेशन सेंट्रल प्रोसेसर को दे देगा और सेंट्रल प्रोसेसर यहाँ से रिसीविंग बैंक को एक फुल पेमेंट का मैसेज दे देगा और वो वहाँ से बैलेंस उसके के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये होता है वाई शेप, क्योंकि यहाँ पर कैसे स्ट्रक्चर्स बन रहा है, वाई के फॉर्म में बन रहा है, ऐसे करके ऐसे बन रहा है ना, ऐसे बन रहा है ना, इसको वाई शेप इसीलिए बोलते हैं। ठीक इसी तरह से एक और है एल शेप, और देखते हैं इसका डाउन में है। बस आपको याद क्या रखना है, वी शेप में डायरेक्ट सेटलमेंट सेंट्रल बैंक के थ्रू होगा, इसमें सेंट्रल प्रोसेसर आ जाता है। देखते हैं एल शेप में कैसे होता है। एल शेप में ये जो हमारा सेंडिंग बैंक्स है ये और रिसीविंग बैंक है, इसके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन होता है, लेकिन इसके पास एक गेटवे होता है। सेंडिंग बैंक के पास एक खुद का गेटवे होता है। ये मैसेज जाएगा तो गेटवे के पास ही मैसेज अटका रहेगा और यहाँ से एक सेटलमेंट रिक्वेस्ट जाएगी सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक में चेक होगा कि ये उसका बैलेंस है, रेमिटर बेनिफिशियरी सब कुछ चेक होगा, सब कुछ सही है। फिर यहाँ से एक
कंफर्मेशन किसके पास जाएगा, सेंडिंग बैंक के पास नहीं जाएगा, यहाँ गेटवे के पास जाएगा। गेटवे यहीं से फुल पेमेंट का मैसेज रिलीज कर देगा रिसीविंग बैंक। तो यहाँ स्ट्रक्चर्स कैसा बन रहा है, एल फॉर्म में, इसलिए इसको एल शेप कहा गया है। फिर इसी में देख लेते हैं टी शेप कैसे है। ये हमारा सेंडिंग बैंक है, ये हमारा रिसीविंग बैंक है, ठीक है। अब सेंडिंग बैंक से जो है फुल क्या होगा, ये एक ट्रांजेक्शन्स का मैसेज भेजेगा, फुल पेमेंट का मैसेज भेजेगा, कॉपी ऑफ फुल पेमेंट मैसेज भेजेगा। एक मैसेज इसके पास जाएगा, यही मैसेज इसके पास भी आएगा, सेटलमेंट बैंक के पास। सेम मैसेज की दो कॉपियाँ जाएंगी फुल पेमेंट की, सेंट्रल बैंक के पास जाएगा लेकिन रिलीज नहीं होगा। सेंट्रल बैंक से इसको चेक करके कंफर्मेशन देगा। कंफर्मेशन जब यहाँ पर इसको मिलेगा रिसीविंग बैंक के पास, तब ये फुल पेमेंट का मैसेज इसको डिलीवर हो जाएगा। तो इस फॉर्म में ये कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, टी फॉर्म का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टी स्ट्रक्चर्स का बोलते हैं। आरटीजीएस में ये 4 फॉर्म यूज होते हैं, कौन कौन से, वी, वाई, एल और टी। अब इनकी थ्योरी देखते हैं। अब आपको मैंने समझा दिया तो थ्योरी सब कुछ वही है, चलिए लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि वी शेप होता है। फिर सम G10 आरटीजीएस सिस्टम्स, कई सारे ऐसे ग्रुप 10 के देश हैं जिसमें आरटीजीएस सिस्टम्स में ऐसे यूज होता है, एंड पर्टिकुलरली दोज दैट यूज द स्विफ्ट। स्विफ्ट पता है, जो एक फॉरेन से अगर कोई पेमेंट आना है तो स्विफ्ट के थ्रू आता है, उसको फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। ये एक तरीके का ग्रुप है जो, जैसे क्लियरिंग अगर इंडिया के अंदर हो रही है तो क्लियरिंग हाउस के थ्रू हो रही है, वैसे ही अगर बाहर हो रही है तो वो एक तरीके का स्विफ्ट है इंटरबैंक फंड ट्रांसफर करने के लिए। अप्लाई एंड अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स नोन एज वाईसेप। ये आपको याद रखना है कि स्विफ्ट में कौन सा स्ट्रक्चर्स फॉलो होता है। क्वेश्चंस यहाँ से ऐसे बनते हैं, मैं आपको बताता भी चल रहा हूँ क्वेश्चंस कैसे आएंगे। स्विफ्ट नेटवर्क्स में कैसे, कौन सा आरटीजीएस सिस्टम में यूज होता है, वाई शेप स्ट्रक्चर्स यूज होता है। इन दिस केस द पेमेंट मैसेज इज ट्रांसमिटेड बाय द सेंडिंग बैंक्स टू ए सेंट्रल प्रोसेसर। कैसे जाएगा सेंडिंग मैसेज, ऐसे वाई शेप में है ना, तो सेंट्रल प्रोसेसर में जाएगा। यहाँ पर एक सेंट्रल प्रोसेसर मैंने बताया था ना, इसमें सेंट्रल प्रोसेसर से रख दिया जाएगा। यहाँ सेंडिंग बैंक है आपका, एक यहाँ रिसीवर बैंक है, और आपका यहाँ पर क्या है, सेंट्रल बैंक है जिसको हम सीबी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक सेंट्रल प्रोसेसर रख दिया जाएगा। तो ये वही कह रहा है क्या, इन दिस केस द पेमेंट मैसेज इज ट्रांसमिटेड बाय द सेंडिंग बैंक। यहाँ से मैसेज जाएगा, किसके पास जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसर के पास जाएगा। द सेंट्रल प्रोसेसर टेक ए सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें से पूरी इंफॉर्मेशन नहीं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगा, सेंट्रल बैंक को। दैट इज नेसेसरी फॉर सेटलमेंट, जो कि नेसेसरी है सेटलमेंट के लिए, फॉर द ओरिजिनल मैसेज एंड रूट्स दिस कोर सबसेट टू द सेंट्रल बैंक्स, द ओरिजिनल मैसेज बीइंग। तो एक मिनट इसको स्क्रॉल कर लेते हैं और आगे देखते हैं। हाँ, तो सबसेट ऑफ एक इंफॉर्मेशन उसकी जाएगी, ओरिजिनल मैसेज नहीं जाएगा। और उसमें क्या रहेगा, रूट्स में कि सेंट्रल बैंक को ओरिजिनल मैसेज बीइंग केप्ट इन द सेंट्रल प्रोसेसर, ओरिजिनल मैसेज सेंट्रल प्रोसेसर के पास जाएगा ही रहेगा, उसका केवल सबसेट जाएगा। सबसेट केवल वही, उसका बेनिफिशियरी डिटेल्स, अमाउंट, थोड़ा सा डिटेल्स जाएगी, समझिए। अपॉन रिसिप्ट ऑफ द कोर सबसेट द सेंट्रल बैंक चेक्स दैट द सेंडिंग बैंक हैज सफिशिएंट कवरिंग फंड्स ऑन इट्स अकाउंट एंड इन्फॉर्म्स द सेंट्रल प्रोसेसर। अब इसके पास मैसेज गया, इसने इन्फॉर्म कर दिया हाँ भाई इसके पास पैसे हैं, पैसे दे दो इसको। अब क्या करेगा, सीपी जो सेंट्रल प्रोसेसर है वो एक फुल मैसेज का इसको किसको, रिसीविंग बैंक को एक मैसेज दे देगा कि हाँ पेमेंट कर दो भाई। तो ऑफ द स्टेटस ऑफ द ट्रांसफर, फॉर इंस्टेंस क्वेड और सेटल, कि उसको तुरंत करना है या क्यू में रखना है, क्योंकि कई सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो क्यू में भी हो सकता है, और सेटल्ड, या तो क्यू में होगा या तो सेटल हो जाएगा। वन सेटल, जैसे ही सेटल हो जाएगा, द फुल मैसेज कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ सेटलमेंट इज रिवील्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसर। तो इस सबसेट की जगह जो अभी सबसेट भेजा था, फुल मैसेज अब ये इसमें शो करेगा कि सेंट की इंफॉर्मेशन
पहुंच जाए रिसीविंग बैंक्स के पास कि बेनिफिशियरी डिटेल्स कौन है, सेंडर किसने भेजा है, सारे डिटेल्स उसके पास पहुंच जाएंगे। द बिजनेस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द सेंडिंग एंड रिसीविंग बैंक सच एज द आइडेंटिटी ऑफ द बेनिफिशियरी, ये सारी इंफॉर्मेशन रिसीविंग बैंक्स और सेंडिंग बैंक्स दोनों के पास रहेंगी। इज देयरफॉर नॉट नो बाय द सेटलमेंट एजेंट, और इसमें सेटलमेंट एजेंट कौन है हमारा, सेंट्रल बैंक, उसको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी। चलिए अब आगे देखते हैं चेप्स क्या है। चेप्स जो है हमारा यूके में यूज होता है, ये भी जैसे आरटीजीएस है वैसे वहाँ चेप्स यूज होता है, तो वो देखते हैं क्या है वो। सो फॉर ओनली चेप्स, जिसका फुल फॉर्म है क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम्स, ये याद रखिएगा फुल फॉर्म और कहाँ यूज होता है, यूके में। हैव अडॉप्टेड एन एल शेप्ड स्ट्रक्चर्स, तो चेप्स में कौन सा है, एल शेप्स, ये एक दूसरा क्वेश्चन है। स्विफ्ट में वाई शेप है, चेप्स में एल शेप है। विच इज कॉन्सेप्चुअली सिमिलर टू वाई शेप, बिल्कुल वाई शेप की ही तरह है, कॉन्सेप्चुअल है, जैसे अभी हमने पढ़ा था, हमने देखा था, अभी फिर देख लेंगे। दिस कॉन्फ़िगरेशंस वाज चूजन बिकॉज इट कुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय मॉडिफाइंग रादर देन रीराइटिंग द सॉफ्टवेयर सपोर्टिंग द प्रीवियस डीएनएस अरेंजमेंट। जो हमारा डिफर्ड नेट से सेटलमेंट था उसके लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया था उसी में केवल मॉडिफिकेशंस किया गया है, इसीलिए ये वाई शेप से की तरह ही है, क्योंकि एल शेप वाई शेप से ही बनाया गया है। तो देखते हैं कैसे। द पेमेंट मैसेज डिस्पैच बाय द सेंडिंग बैंक, अभी हमने पढ़ा था एक सेंडिंग बैंक इज हेल्ड एट ए सिस्टम्स गेटवे। अब देखिए अब हमारा यहाँ एक सेंडिंग बैंक हो गया और एक यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सॉरी रिसीविंग बैंक लिखना था, नेट फिर से लिखते हैं थोड़ा नीचे, क्योंकि किस शेप में है ये, एल शेप में है, एल ऐसे बनता है। तो ये हो गया हमारा सेंडिंग बैंक, ये हो गया हमारा रिसीविंग बैंक, ये हो गया हमारा सेंट्रल बैंक। ठीक, अब यहां पर इसने क्या किया, एक गेटवे बना दिया। गेटवे में क्या होगा, इसने सेंडिंग, इसको रिक्वेस्ट भेजना था, तो इससे भेजने से पहले मैसेज किसके पास जाएगा, गेटवे के पास स्टोर हो जाएगा कि भैया जैसे सेंडिंग भैया एस जो है आर को पैसे दे रहे हैं, तो सपोज करिए 1,00,000 रुपए हैं, तो सपोज करिए 1 करोड़ है, 1 करोड़ का पेमेंट करना है, तो ये गेटवे पे मैसेज स्टोर हो जाएगा। फिर ये मैसेज पास होगा सेंट्रल बैंक को, सेंट्रल बैंक चेक करेगा, हाँ भैया इसका अकाउंट में पैसे हैं, सब कुछ सही है, इसको कंफर्मेशन आ जाएगा। कंफर्मेशन सेंडिंग बैंक के पास नहीं आएगा, सेंडिंग बैंक के गेटवे के पास आएगा और गेटवे मैसेज भेज देगा रिसीविंग बैंक को कि भैया पैसे हैं इसके, विड्रॉ आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये इसका प्रोसेस हो गया। तो इसमें शेप कैसा बन रहा है, एल शेप। तो हम कह सकते हैं कि चेप्स में एल शेप का यूज होता है। The payment message dispatched by the sending bank is held at the system's gateway attached to the sending bank's internal processing system, जो internal खुद का processing system है उसी में attach होगा gateway, and a subset of information, एक subset of information contained in the original message, a settlement request is sent to the central bank। जो सबसेट इंफॉर्मेशन होती है जो कि सेटलमेंट रिक्वेस्ट में ही होती है वो चली जाती है सेंट्रल बैंक के पास कि चेक करने के लिए कितना अमाउंट है कि नहीं। If the sending bank has sufficient covering funds on its account, settlement is completed and the central bank sends back confirmations message to the sending bank's gateway। sending banks के पास नहीं आएगा, उसके गेटवे के पास एक रिस्पॉन्स आएगा सेंट्रल बैंक से कि हाँ भैया इसके पास पैसे हैं और इसको पैसे दे सकते हैं। Upon receipt of this confirmation and only then the original payment message is released automatically। और वो ओरिजिनल पेमेंट जो करना है उसका मैसेज रिसीवर बैंक के पास रिसीव हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, कहाँ से, गेटवे से, ना कि सेंडिंग बैंक से। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। In part, these different structures reflect differences in both the network configuration of the system and the operational role of the central banks। हमने समझ लिया सेंट्रल बैंक कैसे रोल करता है और सेंडिंग बैंक और रिसीवर बैंक कैसे करता है। In both V and Y shaped structures, all the messages from the sending banks are routed first to central banks। यहाँ पर आपको याद रखना है क्या कि V और Y shape में क्या होगा, मैसेज फ्रॉम द सेंडिंग बैंक आर राउटेड टू सेंट्रल बैंक। दोनों में V और Y में कहाँ पर जाता है, सेंट्रल बैंक में जाता है। ये देखिए और ये देखिए इन दोनों में।
और एल शेप में नहीं जाता है और इस वाले में भी नहीं जाता है। एंटिटी ये गलत छपा हुआ है, स्विफ्ट है ये, स्विफ्ट ए सेंट्रल प्रोसेसर आर द सेंट्रल बैंक इटसेल्फ एंड आफ्टर सेटलमेंट ऑल मैसेज टू द रिसीविंग बैंक्स आर सेंट बाय दैट सेंट्रल एंटिटी, और इस तरह सेंट्रल एंटिटी के पास सेंड कर दिया जाता है। बाय कॉन्ट्रास्ट देयर इज नो सेंट्रल एंटिटी फॉर डिलीवरिंग मैसेज इन एल शेप, इसमें नहीं है क्योंकि इसके पास नहीं जाता है, डायरेक्ट गेटवे से रिस्पॉन्स आता है, तो एल शेप में नहीं है। वेयर मैसेज राउटिंग इज बेस्ड ऑन द बायलैटरल एक्सचेंज, इन दोनों में बायलैटरल एक्सचेंज होता है क्योंकि थर्ड पार्टी से नहीं होता है। ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन बैंक्स रिफ्लेक्टिंग द डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर्स ऑफ चैप्स, हमने पढ़ लिया चैप्स में यूज होता है, इन वो स्विफ्ट में यूज होता था, बाइसेप चैप्स में यल होता है। इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑपरेशनल रोल इन द सिस्टम द सेंट्रल बैंक इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन बोथ द सेटलमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ पेमेंट मैसेज इन द वी शेप्ड स्ट्रक्चर्स, वाई जबकि वी शेप में यूज होता है, वाइल इन वाई शेप्ड एंड एल शेप्ड स्ट्रक्चर्स द प्रोसेसिंग ऑफ मैसेज राउटिंग कैन बी हैंडल्ड बाय द नेटवर्क ऑपरेटर और द बैंक्स देमसेल्व्स विद इन द सेंट्रल बैंक्स ओनली एक्टिंग एज ए द सेटलमेंट एज। हमने पढ़ा कि वी और वी वाले में जो है हमारा सेंट्रल बैंक के पास जाता था, लेकिन वाई और एल में हमारा जो मैसेज था उसका सबसेट जाता था, तो इस केस में हमारा जो सेंट्रल बैंक है इन दोनों केसेस में वो सेटलमेंट एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि इसमें से किस शेप में हमारा सेंट्रल बैंक सेटलमेंट एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है, तो वाई और एल में करता है। फिर देखते हैं क्यू अरेंजमेंट क्या होता है, कब अरेंजमेंट इसका यूज होता है। क्यू का मतलब पता ही है आपको, वेट करने के लिए है। क्यूइंग refers to an arrangement whereby fund transfer orders are held pending by the sending banks or by the systems in a certain order so as to prevent any limits get against the sending banks। इसमें जो हमारा सेटलमेंट होगा वो तुरंत नहीं होगा, वो कुछ समय के लिए होल्ड करेगा, पेंडिंग रहेगा, set against the sending banks from being breached or to a managed liquidity more generally, ताकि वो सारे चीज़ चेक कर सके कुछ ब्रीच तो नहीं हुआ है और लिक्विडिटी को मैनेज कर सके। कभी कभी आपने देखा होगा क्लियरिंग हाउस में पैसे तो आपके शो करने लगते हैं लेकिन विड्रॉल नहीं होता, वो होल्ड में रहते हैं, वो बिल्कुल इसी तरह है, क्यूइंग अरेंजमेंट होता है। इन आरटीजीएस सिस्टम्स queues are most commonly generated when sending banks do not have sufficient covering funds in their central bank account। ऐसा कब होता है, जब जो हमारा सेंडिंग बैंक्स है उसके जो सेंट्रल बैंक में उसका अकाउंट होगा उसमें अगर पर्याप्त पैसे नहीं होंगे तब इस केस में होता है। इंडिविजुअल्स बैंक्स क्यूज मे बी हेल्ड एट द सिस्टम्स सेंट्रल प्रोसेसर या सिस्टम्स आर सेंट्रली लोकेटेड क्यूज और दे मे बी हेल्ड विद इन द बैंक्स इंटरनल सिस्टम। और जो इंडिविजुअल बैंक क्यू में होगा उसमें क्या होगा, या तो सेंट्रली में होगा या तो खुद के इंटरनल सिस्टम, दोनों में ऐसा हो सकता है, जिसको हम इंटरनल क्यूज बोलते हैं। सॉरी, बैंक्स में मेंटेन इंटरनल क्यूज इन एडिशन टू द क्यूज एट द सेंटर्स। बैंक्स ऐसा दोनों तरीके में कर सकता है कि वो अपना इंटरनल क्यू भी कर सकता है और सेंटर पर भी एक क्यू बना सकता है, एज इज डन इन सम आरटीजीएस सिस्टम विथ सेंट्रली लोकेटेड क्यू। ऐसा वो करता है कि हमारा जो है जो पेमेंट है वो कई पार्ट्स में हो जाता है, कि सिक्योरिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है उसके लिए, कि कभी कभी होता है कि गलत चला जाता है, पेमेंट गलत हो गया, तो वो अगर इंटरनली में है तो वो जल्दी उसको रिकवर कर लेते हैं या रोक देते हैं वहीं पे। सेंट्रली में अगर चला गया तो क्यू में तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है या रिलीज ज़्यादातर हो जाता है। क्यूइंग कैन आल्सो डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ द क्यूज, दैट इज हाउ एन इंडिविजुअल्स बैंक क्यू इज कंट्रोल्स। ये क्यू कैन आल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द, ये क्यू अलग अलग तरीके का हो सकता है किस हिसाब से, मैनेजमेंट ऑफ द क्यू, कैसे उस हर बैंक कैसा मैनेज कर रहा है क्यू को, दैट इज हाउ एन इंडिविजुअल्स बैंक क्यू इज कंट्रोल, किस हिसाब से वो कंट्रोल कर रहा है, इस हिसाब से क्यूइंग अलग अलग तरीके से हो सकती है। द मैनेजमेंट मे बी कैरिड आउट बाई द सेंटर मतलब सेंट्रलाइज मैनेजमेंट और बाई बैंक, ये दोनों तरीके से हो सकता है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। Combination of these possibilities in terms of the locations and management can thus lead to various forms of queue। इस तरह से कई फॉर्म का क्यू बनती है, इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आगे देखते हैं इंटरनेशनल्स से
sorry, interrelationship between RTGS systems and other payment एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। अब इनके बीच में जो संबंध क्या है आरटीजीएस सिस्टम और दूसरे तरीके के पेमेंट सिस्टम पे। आरटीजीएस सिस्टम्स यूजुअली ऑपरेट विद सम फॉर्म ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप विद अदर पेमेंट सिस्टम्स। ये किसी न किसी तरीके से जो है हमारा आरटीजीएस सिस्टम्स जो है यूजुअली ऑपरेट विद द सम फॉर्म ऑफ डायरेक्ट, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप्स रखता है विद अदर पेमेंट्स के। वो देखते हैं कैसे। द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप्स में वेरी डिपेंडिंग ऑन सच फैक्टर एज द टाइप ऑफ सिस्टम्स विथ विच द आरटीजीएस सिस्टम इज लिंक्ड एंड वेदर इट इज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। ये किस हिसाब से डिफर करता है कि ये जो पेमेंट है डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल रिलेशनशिप के हिसाब से है, तो उस हिसाब से इसका कैटेगराइजेशन होता है। वो भी देखते हैं कैसे। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ इंटर रिलेशनशिप। कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम। दो तरीके के हैं। द फर्स्ट टाइप कंसर्न डीएनएस सिस्टम्स फॉर इंटरबैंक फंड ट्रांसफर। अब in which participant net settlement positions are settled over an RTGS systems and at one or more designated times। अब इसमें क्या होगा, नेट सेटलमेंट सिस्टम्स होगा और डिजिग्नेटेड टाइम्स, जितना टाइम अलॉट किया गया होगा उसी के हिसाब से होगा। A key feature of this type of international interrelationship is that final settlement of transfer in DNS system is effected when debit or credit based on participant net settled positions are posted to their central bank accounts through the RTGS systems। इसमें क्या होगा, जो नेट सेटलमेंट्स होगा वो इंटरनल होके और उसके बाद जो नेट सेटलमेंट पोजीशंस होगा वो पोस्ट किया जाएगा सेंट्रल बैंक अकाउंट्स में थ्रू द आरटीजीएस सिस्टम्स। द नेट सेटलमेंट पोजीशंस में स्टेम्स वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, फॉर एग्जांपल लार्ज वैल्यू डीएनएस सिस्टम्स और रिटेल पेमेंट्स। ये अलग अलग हो सकता है कि लार्ज वैल्यू की तरह का डीएनएस सिस्टम्स है या रिटेल है। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें पूछा जाए। आगे देखते हैं। पहला हो गया। दूसरा है द सेकेंड टाइप ऑफ इंटर रिलेशनशिप कंसर्न सिक्योरिटीज डीवीपी, जिसको हम कहते हैं डिलीवरी वर्सेस पेमेंट। जैसे डिलीवरी होगी उस हिसाब से पेमेंट, एक हाथ दे एक हाथ ले, उस हिसाब से है। द नेचर ऑफ द डीवीपी रिलेशनशिप बिटवीन एन आरटीजीएस एंड सिक्योरिटी सेटलमेंट सिस्टम्स, जिसका फुल फॉर्म है ट्रिपल एस, फुल फॉर्म नहीं शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है ट्रिपल एस, अराइजेस फ्रॉम ए रियल टाइम डीवीपी सिस्टम्स। ये रियल टाइम डीवीपी सिस्टम्स के थ्रू होता है। A real-time DVP system is a Model 1 DVP system operating in real time। जो रियल टाइम डीवीपी सिस्टम्स है वो मॉडल 1 डीवीपी सिस्टम्स है, वो ऑपरेट करता है रियल टाइम इन विच ट्रांसफर ऑफ बोथ सिक्योरिटीज एंड फंड सेटल्स ऑन ए ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस। एक के बाद मतलब एक कंटिन्यूस होती रहती है जैसे आरटीजीएस में, विद साइमल्टेनियसली फाइनल ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड फंड्स। और फंड्स जो और सिक्योरिटीज हैं वो रियल टाइम पे होती रहती है। रियल टाइम डीवीपी डिलीवरी वर्सेस पेमेंट कैन बी अचीव्ड आइदर ए, कैसे हो सकती है, थ्रू एन ऑनलाइन कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द आरटीजीएस सिस्टम्स एंड द सिक्योरिटीज सेटलमेंट सिस्टम्स। इसके थ्रू भी हो सकती है, या विद इन द सिक्योरिटीज सेटलमेंट सिस्टम इटसेल्फ, या तो खुद के सिक्योरिटी सिस्टम्स के जो सेटलमेंट सिस्टम है उसके द्वारा भी हो सकती है। जैसे फेडवायर बुक एंट्री सिक्योरिटी सिस्टम्स। फेडवायर जो है वो भी जो है एंट्री सिक्योरिटी सिस्टम से, जैसे आरटीजीएस होता है वैसे ही फेडवायर भी होता है। इन बोथ केसेस द कैश लेग्स ऑफ सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शंस आर सेटल्ड कंटिन्यूअसली बाय आरटीजीएस व्हिच क्रिएट्स ए क्लोज रियल टाइम इंटररिलेशनशिप बिटवीन द आरटीजीएस सिस्टम एंड एसएसएस। ये रियल टाइम पे होता रहता है, इसलिए इसको यहाँ पे क्लोज रियल टाइम इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द इसलिए क्लोज रिलेशनशिप बताया गया है रियल टाइम पे यहाँ पे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं बुक में दिया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे देखते हैं। NGRTGS क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है नेक्स्ट जनरेशन आरटीजीएस। देख लेते हैं। NGRTGS is a new initiative by RBI to upgrade existing RTGS system infrastructure। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। NG जो है नेक्स्ट जनरेशन है जो RBI ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें क्या नया है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ISO 20022
XML फॉर्मेट्स इसमें यूज़ किया गया है। तो इसमें ISO 20022 XML फॉर्मेट इसमें यूज़ किया गया है। ये नेक्स्ट जनरेशन का RTGS है, इसमें कुछ एडवांस फीचर्स हैं वो देखते हैं। NG RTGS हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन इंडिया सिंस अक्टूबर 2013 विद इट एडवांस लिक्विडिटी एंड क्यू मैनेजमेंट सिस्टम्स। इसका जो लिक्विडिटी है, जो लिक्विडिटी का मतलब ये कितना डेबिट क्रेडिट है, वो इसमें एडवांस्ड है, और क्यू मैनेजमेंट फीचर्स जो है वो भी इसमें एडवांस यूज़ किए गए हैं। द न्यू RTGS सिस्टम इज हाईली स्केलेबल एंड विल हैव सेवरल न्यू फंक्शनैलिटी। इसमें नई तरीके की फंक्शनैलिटीज़ हैं और स्केलेबल है, वो देखते हैं कैसे है। These includes advanced liquidity features including gridlock है, resolutions mechanisms and hybrid settlement facilities। इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि gridlock resolution से यूज़ होता है और hybrid settlement facility इसमें यूज़ होते हैं। ये क्या है? फैसिलिटी टू एक्सेप्ट फ्यूचर वैल्यू डेटेड ट्रांजेक्शंस। जो फ्यूचर वैल्यू डेटेड ट्रांजेक्शंस होंगे वो इसमें अवेलेबल है। ऑप्शंस टू प्रोसेस मल्टी करेंसी, कई तरीके के हम करेंसी ट्रांजेक्शंस इसमें कर सकते हैं, उसकी दिक्कत नहीं रहेगी इसमें। जैसे हम यहाँ से डॉलर में भेज सकते हैं, या वहाँ से डॉलर में भेजे, वहाँ यहाँ से हमने रुपए में भेजे वहाँ डॉलर में पहुँचा, इस तरह के करेंसी मल्टी करेंसी में यूज़ हो सकता है। दीज फंक्शनैलिटीज एज एंड व्हेन मेड अवेलेबल फॉर यूज विल बी नोटिफाइड टू द पार्टिसिपेंट। ऐसा जब भी होगा तो पार्टिसिपेंट को जो है नोटिफाई किया जाएगा। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, मेरे ख्याल से ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है अभी तक, इसीलिए हम लोगों को इतना आइडिया नहीं है उसके बारे में। द न्यू ISO 20022 कंप्लायंट RTGS सिस्टम प्रोवाइड 3 एक्सेस ऑप्शन टू पार्टिसिपेंट। इसमें 3 तरीके के ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं। कैसे? क्लाइंट पहला है वेब API थ्रू इन्फिनिट। इन्फिनिट एक नेटवर्क है, और एनी अदर अप्रूव्ड नेटवर्क, इसके थ्रू करवाया जाता है पहला, वेब API के थ्रू। दूसरा हो गया पेमेंट ओरिजिनेटर मॉड्यूल्स। द पार्टिसिपेंट कैन, नाम केवल याद रखिएगा बस, पेमेंट ओरिजिनेटर मॉड्यूल। द पार्टिसिपेंट कैन डिसाइड द मोड ऑफ पार्टिसिपेंट इन द सिस्टम बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये डिपेंड करता है पार्टिसिपेंट कौन है, वो अपने वैल्यू कितना उसका अमाउंट ट्रांसफर करना है उसके हिसाब से ये डिसाइड कर सकता है। RTGS इज ए क्रिटिकल फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर्स FMI ऑपरेटेड बाय द RTGS। हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको ऑपरेट करता है, एंड इट विल बी एक्सेस अगेंस्ट द कमिटी ऑन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, CPSS, जिसका कमेटी ऑन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। ये कमेटी RBI के ही अंदर होती है। एंड द इंटरनेशनल, और एक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस, ये सारे इसी के अंदर होता है। तो ये इंटरनेशनल वाली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन से अलग हो गई, और जो हमारा RBI की है वो कमेटी ऑन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है, जो RTGS और नेफ्ट के ये देखती है। प्रिंसिपल्स फॉर फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर्स अवेलेबल टू FMI, फाइनेंशियल मार्केट के लिए, बस यहाँ से केवल इतना इंपॉर्टेंट है। विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू RTGS सिस्टम द एग्जिस्टिंग RTGS सिस्टम वुड सीज टू बी ऑपरेशनल। जब ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा तो जो अभी चल रहा है वो बंद हो जाएगा। RTGS is available 24/7 365 with effect from December 14, 2020। 14 दिसंबर 2020 से जो है RTGS हमारा जो है हफ्ते के 7 दिन और साल में पूरे दिन चलता है। तो 24/7, ये डेट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, December 14, 2020 से। द मिनिमम अमाउंट टू बी रेमिटेड थ्रू RTGS इज 2 लाख। तो RTGS भेजने के लिए मिनिमम अमाउंट क्या है? 2 लाख, और मैक्सिमम विथ नो अपर और मैक्सिमम सेलिंग, और इसकी अपर लिमिट कोई भी नहीं है। विथ इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1 जुलाई 2019, 1 जुलाई 2019 से द रिजर्व बैंक हैज वेव्ड द प्रोसेसिंग चार्ज लीव्ड बाई इट फॉर RTGS। जो RTGS का चार्जेस है वो माफ़ कर दिया था। बैंक्स में पास ऑन द बेनिफिट टू इट्स कस्टमर्स, बैंक्स इसका बेनिफिट्स कस्टमर को पास कर सकती है। इफ एट ऑल बैंक्स वांट टू लेवी चार्ज, RBI हैज सेट द कैप एट 50 फॉर ईच ट्रांजेक्शन। अगर बैंक कोई लेवी चार्ज लेना चाहता है तो वो 50 रुपये तक ले सकता है।
दोस्तों इसी के साथ ये जो इस यूनिट 10 थी, इसका जो यूनिट 10 थी इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम, इसका पार्ट 2 इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब इसके आगे जो है हमारा नेफ्ट है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये हम पार्ट 3 में करेंगे क्योंकि अभी काफ़ी बड़ा चैप्टर है, अभी काफ़ी जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अगला हम नेक्स्ट पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी CIB IT विथ मी के नाम से। थैंक यू दोस्तों।